स्वागत है आपका रियल घोस्ट वर्ल्ड में। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। ऐसी उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। हाजिर है फिर एक और कहानी के साथ। दोस्तों, आज हम आपको ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं, ऐसे केस के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी पुलिस ने खुद जांच की। एक ऐसा केस जिसमें जो सस्पेक्ट है वो एक भूत है। यह सुनने में आपको अटपटा सा लग रहा होगा, लेकिन यही सच है। और अब पुलिस के लिए यह एक चैलेंज था, क्योंकि पुलिस को उस भूत के बारे में पता करना था। दोस्तों, कहानी है स्पेन के मैड्रिड की, जो फुटबॉल के लिए जाना जाता है। लेकिन इसी शहर में एक ऐसा अजीबोगरीब केस लोगों ने देखा जो आज भी सुनकर रोंगटे खड़े कर देता है, क्योंकि स्पेन और मैड्रिड के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। इसलिए इस केस को ज़्यादा माना जाता है। वैसे तो कहते हैं एविडेंस और सबूतों के ना होने की वजह से लोग इन सब बातों का सिर्फ एक वहम मानते हैं। अगर हम बात करें इस केस की, इसमें एक नहीं बहुत सारे ऐसे एविडेंस थे जिन्होंने इस बात को सच मानने पर मजबूर कर दिया। या उनके घर वाले नहीं, उनके दोस्त नहीं, हालांकि पुलिस ऑफिसर्स तक ने वो एक्टिविटी देखी थी जो कि आज हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें, ताकि हमारी वीडियो का आने वाला हर नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुंच जाए। चलिए रुक करते हैं कहानी की तरफ। दोस्तों, आज की जो कहानी है स्पेन के मैड्रिड की वेलाकस नाम की एक जगह है। उसमें लुइस मराइन स्ट्रीट के एक अपार्टमेंट में एक परिवार रहा करता था। अपार्टमेंट के पोर्टल नंबर 8 में कॉन्सेप्सियन गुटेरीज और मैक्सिमा गुटेरीज अपने 3 बच्चों के साथ खुशहाल जीवन बिता रहे थे। उनकी बड़ी बेटी, जिसका नाम था स्टेफिना लोजारो। स्टेफिना का जन्म 1973 में हुआ था, बताते हैं। इनके 2 बेटे और थे, एक जिसमें एक लड़का था और एक और लड़की। सब लोग बड़ी खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। एक सामान्य परिवार की तरह घर में खुशियां थीं, सब कुछ सामान्य तरह से ही चल रहा था। 1973 में बताते हैं स्टेफिना का जन्म हुआ था। बताया जाता है स्टेफिना बहुत ही अच्छी लड़की थी, पढ़ाई में भी बहुत तेज़ थी और अपने पेरेंट्स की बात भी काफ़ी अच्छे तरीके से मानती थी। जब स्टेफिना 1990 में, ये बात है दोस्तों 1990 की, जब वो स्टेफिना जो थी 18 साल की हो जाती है। अब 18 साल की लड़की हो जाती है तो किसी भी पेरेंट्स को एक अच्छे से कॉलेज की ज़रूरत होती है कि उसके लड़की या लड़के का अच्छा सा कॉलेज मिले और वहाँ पे उनकी पढ़ाई या एजुकेशन जो भी है आगे सुचारू रूप से चल सके। तो दोस्तों, उनके पेरेंट्स ने एक अच्छे कॉलेज में स्टेफिना का दाखिला करवा दिया। स्टेफिना कॉलेज जाने लगती है। दोस्तों, असली कहानी की शुरुआत अब यहीं से होती है। सन 1990 कॉलेज जाने के बाद स्टेफिना का जो बर्ताव था, उस बर्ताव में काफ़ी बदलाव नज़र आ रहे थे। बदलाव इस तरह के थे कि थोड़ा एक आम आदमी से हटकर उसके हरकतें अलग थीं। इस केस में बात करें स्टेफिना की, तो बर्ताव इस तरीके के थे कि जब वो रात में अपने घर में रहा करती थी तो जिस कमरे में वो लेटा करती थी उसमें उसका भाई छोटा था, वो भी साथ में ही लेटा करता था। तो रात में अचानक उसकी उठ कर आवाज़ें निकालने लगती थी। हालांकि उनके जो घर था, वॉल थी, उनकी जो दीवारें थीं, उसमें वुडन लगा हुआ था जिस पे वो हाथ से नाखूनों से खुरचा करती थी। अजीब तरीके से आवाज़ें निकालती थी। कभी एकदम
अजीब अजीब तरीके से हाथ पैर पटकना, सांप की तरह फिसफिसाना, अजीब तरह की बहुत सारी आवाज़ें निकालती थी, जिससे ये पता चल चुका था उनकी परिवार को कि इसकी जो हरकतें हैं वो थोड़ा अलग हो चुकी हैं। हालांकि बात यही नहीं, आगे थोड़ा ज़्यादा बेकार हो गई। बेकार तब हुई बात जब वो एक दिन अपने ही भाई मैक्सी, जिसका छोटा भाई था, मैक्सी नाम था उसका गला दबाकर उसे मारने की रात में कोशिश करती है। हालांकि मैक्सी जाग जाता है और तेज़ी चिल्लाने लगता है, जिससे उसकी पेरेंट्स पहुंच जाते हैं उसके रूम में। और इसके बाद सुबह होती है जब, तो इस बात के बारे में वो स्टेफिना से बात करते हैं। स्टेफिना से बात करते हैं कि ऐसा भला क्या है जिसकी वजह से वो ऐसी हरकतें कर रही है। तो स्टेफिना का सिर्फ कहना ये था कि मुझे ऐसा कुछ नहीं पता कि मैं ऐसा सारी हरकतें क्यों करती हूँ, लेकिन उसने ये चीज़ दावा करी थी कि जब भी वो रात में अकेले सोती है तो मिडनाइट के आसपास एक उसके रूम में फॉग जैसा निकलता है। फॉग मतलब धुआं, काला धुआं जैसा दिखाई देता है उसको, जिसकी कोई मतलब आकृति नहीं है, समझ रहे हैं आप, जिसकी कोई भी आकृति नहीं है, उसको दिखाई देता है। और इसके बाद वो उसके शरीर में आ जाता है, अंदर घुस जाता है, जिसके बाद उसकी ये हरकतें अपने आप से ही शुरू हो जाती हैं। हालांकि ये बात सुनते ही घर वालों का इतना बुरा हाल हो चुका था कि वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुके थे। अब इतनी ज़्यादा परेशानी होने के बाद में वो अपने मन ही मन में विचार करने लगते हैं कि ऐसा क्या हुआ। तो इसके बाद में उन्होंने क्या किया कि इसको, जब स्टेफिना दूसरे दिन अपने कॉलेज चली जाती है, तो जब कॉलेज चली गई तो इसके बाद उनके घर वालों ने उसके रूम का दरवाज़ा खोला। और दोस्तों, जैसे ही उन्होंने उसके रूम का दरवाज़ा खोला, वहाँ पे उनको कुछ ऐसी चीज़ें दिखीं जो उनको बहुत ही हैरान कर देने वाली थी। वहाँ पे दोस्तों कुछ तंत्र मंत्र की बुक्स थीं, किताबें थीं, और कुछ किताबें ऐसी भी थीं जिसमें ये दिखाया लिखा गया था कि घोस्ट को किस तरीके से बुलाया जाता है। वहाँ पे आउजा बोर्ड भी रखा था। आउजा बोर्ड की बात करें तो ये वही बोर्ड होता है जिस बोर्ड में रख करके कुछ जो झाड़ फूक करने वाले होते हैं या तो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट होते हैं, भूत को बुलाने का ऐसा दावा करते हैं, वो बोर्ड भी वहाँ पे देखा जाता है। इसके बाद वो उस सारी बुक को उठा करके वहाँ से अलग कर देते हैं। वो सोचते ये हैं कि शायद वो ठीक हो जाएगी। उन्होंने सारी वहाँ से किताबें वो हटाने के बाद सब कुछ एकदम नॉर्मल कर दिया। तो वो सोचते हैं शायद अब सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, पहले की तरह वो फिर से ठीक हो जाएगी। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं था। अगली रात फिर आई। स्टेफिना ने फिर से वही आवाज़ें निकालने शुरू करी, गुर्राने की आवाज़, कभी हंसने की आवाज़, कभी चीखने चिल्लाने की आवाज़। ये सारी आवाज़ें उनके फैमिली वालों ने फिर से सुनी। फिर से सुनने के बाद हालांकि घर वाले फिर से परेशानी में आ चुके थे, तो वो अपनी बेटी को लेके एक चर्च जाते हैं। क्योंकि दोस्तों वो कैथोलिक धर्म से संबंध रखते थे, इसलिए वो प्रीस्ट के पास जाते हैं। उनको ये सारी बातें बताते हैं जो वो आज तक हरकतें करती आ रही थी। उनकी झाड़ फूक करवाने के बाद वो लोग उसको वापस घर ले आते हैं। दोस्तों उसको जब घर ले आते हैं तो उसको ये लग रहा था उनके परिवार वालों को कि शायद अब वो ठीक हो जाएगी। लेकिन फिर भी तंत्र मंत्र की सारी चीज़ें होने के बाद उसका जो बर्ताव था वो में कोई भी बदलाव नहीं हुआ। हालांकि घर वालों ने यह देखा कि उसकी हरकतों के साथ साथ में उसमें जो स्वास्थ्य का जो बदलाव था वो दिन पर दिन बदलता जा रहा था। मतलब उसका जो स्वास्थ्य था दिन पर दिन गिरता जा रहा था। दोस्तों इसलिए बात है 14 जुलाई 1990 की, जब इन सब चीज़ों से कुछ हल नहीं निकला तो उसके पेरेंट्स ने उसको एक हॉस्पिटल में दिखाया। हॉस्पिटल में सारे उसको कुछ चेकअप्स होते हैं। बताया जाता है कि वहाँ पे उस समय जो डॉक्टर थे पेट्रो कैबेजा
और जॉर्जियो ओरवा नाम के डॉक्टर्स थे। उन्होंने इसकी पूरी बॉडी की अच्छे से जांच करी, लेकिन जांच में सामान्यतया कुछ नहीं पाया गया। बिल्कुल सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल थीं। ये चीज़ उनके पेरेंट्स के लिए हैरान कर देने वाली थी। दोस्तों, झाड़ फूक करवाने के बाद और इसके बाद में वो हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, लेकिन उसमें कुछ नहीं निकलता, सारी चीज़ें एकदम नॉर्मल निकलती हैं। दोस्तों, ये सब कराने के बाद में कुछ नहीं निकलता। क्या होता है कि दिन पर दिन स्वास्थ्य तो स्टेफेनिया का गिर ही रहा था, तो उन्होंने, उनके पेरेंट्स ने सोचा कि क्यों ना हम इसको हॉस्पिटल में ही एडमिट कर देते हैं ताकि शायद कुछ उसके स्वास्थ्य में सुधार आ सके। दोस्तों, उनके पिता ने उसको हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। 6 से 7 दिन वो हॉस्पिटल में रहती है। पेरेंट्स उनके बराबर उससे, अपने बेटी से मिलने जाते हैं। मिलने के बाद उसको देखते हैं, लेकिन उसके स्वास्थ्य में कोई भी सुधार नहीं आ रहा था। दोस्तों, वक्त था सुबह के 5 बज रहे थे, 18 जुलाई 1990। स्टेफानिया लोज़ारो की डेथ हो जाती है। इस डेथ के बाद मानो उनकी फैमिली को बहुत बड़ा झटका लगा था। पूरी फैमिली को इस झटके ने झकझोर कर रख दिया था। हालांकि क्योंकि उसके पेरेंट्स बहुत प्यार करते थे उससे, इसलिए जिस तरीके से कैथोलिक रीति रिवाजों के अनुसार उसको दफन कर दिया, और इसके बाद उसकी जो कमरे की कुछ किताबें और जो सामान था उसको वहीं का वहीं रख दिया, सिर्फ और सिर्फ उसकी याद में। क्योंकि अपनी बेटी से प्यार भी बहुत करते थे वो लोग, इसलिए उन्होंने एक जगह पे रख दिया। दोस्तों, कुछ ही दिन बीते थे कि अचानक 4 से 5 दिन बाद अचानक उस कमरे से फिर आवाज़ें आने लगीं, चिल्लाने की, गुर्राने की, और आवाज़ आती थी माँ माँ कह के, जैसे कोई बुला रहा हो। एक दिन की बात है दोस्तों, रात में इसी तरीके की आवाज़ें आ रही थीं। उन्होंने जाकर दरवाज़ा खोला दोस्तों, तो वहाँ देखा जाकर कि उस कमरे में सारी जो चीज़ें उन्होंने अब तक ठीक कर दी थी उसके डेथ के बाद में, उसमें जो वॉल में नाखून के निशान बने थे तो उनको उन्होंने पेंट करवा दिया था। लेकिन अभी 4 से 8 दिन के बाद उन्होंने दोबारा रूम में एंटर करके देखा तो दोस्तों सारी चीज़ें फिर से तहस नहस हो चुकी थी। यहाँ तक वो जो पेंट करवा चुके थे उसमें फिर से नए नए नाखूनों के निशान थे जो आसानी से समझे जाने वाले थे। इस बात में इतनी ज़्यादा परेशान हुई उनकी माँ जो थी, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। और दोस्तों इसके बाद क्या था कि उन्होंने उस कमरे में एक चीज़ अलग से नोटिस करी, और चीज़ वो ये थी कि उस कमरे में एक अजीब सी हवा का झोंका था जो इतनी ज़्यादा ठंड दे रहा था, मानो सामान्य टेम्परेचर से उसका टेम्परेचर कहीं बहुत गिरा हुआ था। उन्होंने ऐसा देखा कि बाहर का टेम्परेचर तो ऐसा नहीं है। उन्होंने घर के बाहर हालांकि निकल के देखा कि हवा ठंडी चल रही है, लेकिन उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं पाया जिसमें अपने आप को वो सेटिस्फाइड कर पाती। वापस देखा जाके कमरे का टेम्परेचर इतना ठंडा था कि बाहर के टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा ठंडा था। दोस्तों इसके बाद उन्होंने देखा कि वापस जो चर्च का जो क्रॉस होता है, क्रॉस का निशान वो उल्टा टंगा हुआ था। इसके बाद उन्होंने सीधा किया। इसके बाद वापस से दरवाज़ा बंद कर देते हैं। बंद करके वापस से जब आते हैं तो उन्होंने क्या किया कि थोड़े दिन गुजरते हैं, थोड़ा परेशान होती है फैमिली। एक बार दोबारा फिर से रात में वही हरकतें होती हैं, और वही हरकतें होने के बाद में दोस्तों ये फिर उसके कमरे में जाते हैं तो फिर से तहस नहस सारी चीज़ें उसी तरीके पाई जाती हैं। और इसकी जो स्टेफेनिया की जो एक फ़ोटो थी वो नीचे ज़मीन पे पड़ी हुई थी। और दोस्तों जैसे ही इन्होंने फ़ोटो को अपने हाथ में उठाया उसकी फ़ोटो में अचानक आग लग जाती है। उसकी सिर्फ और सिर्फ फ़ोटो में आग लगती है, बाकी फ्रेम वैसा का वैसा ही था। अचानक उन्होंने फ़ोटो को फेंक दिया और वहाँ से वापस चिल्लाते हुए उनके फैमिली वाले वापस आते हैं और दरवाज़ा बंद कर देते हैं। दरवाज़ा बंद करने के साथ दोस्तों वहाँ पे कुछ लकड़ी के फर्नीचर को इकट्ठा कर देते हैं ताकि दरवाज़ा कोई अपनी तरफ से खोल ना पाए।
उसके दरवाज़ा को नट बोल्ट से कस दिया जाता है, कुछ फर्नीचर्स दरवाजे पे लगा दिए जाते हैं, इस तरीके की एक्टिविटी हो कोई मतलब दरवाज़ा ना खोल पाए। दोस्तों तब तक स्टेफानिया की डेथ के करीब 15 दिन बीत चुके थे। 15 दिन बीत जाने के बाद उसकी जो एक टीचर थी वो यहाँ पे आई, उसके घर में आई टीचर, और उन्होंने एक अजीब तरह का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि स्टेफानिया की एक फ्रेंड थी जिसका एक बॉयफ्रेंड था, उसकी डेथ हो जाती है बाइक एक्सीडेंट में, जिसके बाद स्टेफानिया की दोस्त डिप्रेशन में चली गई थी और स्टेफानिया अपनी उस दोस्त के बड़ी करीब थी। हालांकि नन ने आगे बताया कि जिस दिन जब वो स्कूल के पिछले हिस्से में गई थी तो उसने देखा कि 4 लड़कियां, जिनमें एक स्टेफानिया थी और दूसरी उसकी वही दोस्त जिसके बॉयफ्रेंड की मौत बाइक एक्सीडेंट में हुई थी। एक बोर्ड नुमा चीज़, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि आउजा बोर्ड होता है, उस बोर्ड में कुछ कर रही थी। उसी बोर्ड के ऊपर एक गिलास उल्टा रखा हुआ था और एक एक कर सब उस लड़कियां गिलास पर उंगलियां रख रही थीं और स्टेफानिया ने अपनी उंगली उस गिलास पर रखा तो तभी वो गिलास हवा में तैरने लगा। नन ने उन सबको लड़कियों को डांटा और उस बोर्ड को तोड़ के फेंक दिया। नन ने उनसे बात की तो पता चला कि जो उसकी फ्रेंड थी, स्टेफानिया की फ्रेंड थी, उसने बताया कि स्टेफानिया ये बताया करती थी कि वह भूतों से बात कर सकती है, मरे हुए लोगों से बात कर सकती है और उनसे बात करके सारी चीज़ें पूछ सकती है। ऐसा स्टेफानिया का कहना था। उस लड़के से बात भी की जो एक्सीडेंट में मर चुका था, ऐसा उसकी दोस्त ने बताया। फिर इसके बाद उन्होंने अचानक जब उस बोर्ड को बाहर फेंक दिया तो नन ने यह देखा कि उस बोर्ड से अजीब सा एक धुआं निकलता है और धुआं निकल करके स्टेफानिया के नाक से होता हुआ शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है। ये सारी बातें सुनकर घर वाले के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उन्होंने कहा अब कुछ ना कुछ तो है जिसे मुझे बताना पड़ेगा। उन्होंने बताने के लिए सोचा, फिर उन्होंने एक बार ये सोचा कि ऐसा ना हो कि हम बताएं और कोई इस बात पर भरोसा ना करे। लेकिन फिर भी उन्होंने एक बार हिम्मत करके अपने पड़ोसी जो थे उनसे इस बात के बारे में बात करी। हालांकि पड़ोसी ने उनसे ये बात भी बोली कि हमको भी आवाज़ें इस तरीके से आती थीं आपके घर से, लेकिन हमने कभी इस चीज़ के बारे में आपसे पूछताछ नहीं करी। उस रूम से जिसमें स्टेफानिया रहा करती थी, उस रूम से अजीब अजीब तरीके से आवाज़ें आती थीं। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ये सोचा कि चलो इस चीज़ को हम लोग नोटिस करते हैं। स्टेफानिया के घर में उसके पड़ोसी रात में रुकते हैं और देखते हैं उसके कमरे से वही अजीब अजीब आवाज़ें आ रही थीं। रोने की आवाज़, कभी माँ की पुकारने की आवाज़, जिससे उनके पड़ोसियों को ये तो पक्का हो चुका था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। खैर कुछ दिन फिर बीत जाते हैं। कुछ दिन बीतने के बाद में उन्होंने क्या किया कि आराम से अपने घर में वो लोग लेटे होते हैं रात में। फिर अचानक से स्टेफानिया की माँ को ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उनकी गर्दन पे चढ़कर उनकी गर्दन को दबा दे रहा है। उनके हाथ पैर फड़फड़ा रहे होते हैं, लेकिन किसी भी तरीके से उस चीज़ को, उस फोर्स से उन्होंने अपने आप को छुड़ाया और परेशान होके अब इसके बारे में उन्होंने पुलिस को बताने के लिए सोचा। दोस्तों बात है अब आ चुका था 26 नवंबर 1992। उन्होंने वेलकास पुलिस को कॉल किया और उनसे इस सारी घटना के बारे में बात करी। इस सारी घटना की बात करने के बाद पुलिस उनके घर पहुंचती है तो उन्होंने देखा कि उनके घर के बाहर वो फैमिली मेम्बर्स सारे खड़े थे। हालांकि सब चीज़ बारे में बात करी कि अजीब अजीब तरीके से आवाज़ें आती हैं। उन लोगों ने पहले तो इस चीज़ को यकीन नहीं किया। दोस्तों उस समय पुलिस चीफ थे मोराटा लाज, जो उस समय के वेलकास पुलिस के चीफ थे। वो अंदर जाते हैं, 2 कांस्टेबल को उनको बाहर छोड़ देते हैं और स्टेफानिया को पिता के लेकर अंदर जाते हैं। जैसे ही वो उस कमरे में खोलकर दोबारा एंटर करते हैं, दोस्तों आज से जिस तरीके से पहले हरकतें उस कमरे में नज़र आ रही थीं, हूबहू वही हरकतें फिर से उस पुलिस चीफ के सामने नज़र आती हुई दिख जाती हैं। यह देखकर पुलिस वाले के होश उड़ चुके थे।
एक बार फिर से इतनी ठंडी हवा का झोंका उस कमरे में मानो इस तरीके से घूम रहा था कि एक अलग सी अजीब सी एहसास दे रहा था। ये सारी चीज़ें उसको महसूस हो रही थी, लेकिन उन्होंने यह दावा किया कि वो लोग घर में एक बार रात में रुकेंगे और इस चीज़ का निरीक्षण करेंगे। दोस्तों रात आती है, वापस से सब वही बैठ जाते हैं। जैसे ही रात का कुछ मिडनाइट करीब होती है, अचानक फिर से वही आवाज़ें आने लगती हैं। वापस वो जाकर देखते हैं बालकनी से, जहाँ से वो आवाज़ आ रही थी, बालकनी में कोई नहीं होता है। वापस वो लोग वॉशरूम से आवाज़ आती है, वॉशरूम को खोल के देखते हैं, वहाँ से कोई आवाज़ नहीं आ रही, वहाँ पे कोई नहीं था, सिर्फ आवाज़ें आ रही थी। लेकिन वही एक चीज़, हवा का झोंका जो बराबर उसमें घूम रहा था, माँ माँ की आवाज़ें। दोस्तों तब ये हैरतगंज कहानी पुलिस को एक बार सोच में डाल देती है, और यह केस इसीलिए पुलिस केस में अनएक्सप्लेन के नाम से दर्ज किया जाता है। इसमें आम आदमी होते तो दोस्तों शायद यकीन कर पाना थोड़ा मुश्किल होता, लेकिन इसके एविडेंस जो थे वो काफ़ी ज़्यादा थे। इसलिए इस बात को दर्ज किया गया कि उस अपार्टमेंट में पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है। वो घर अब साबित हो चुका है। हालांकि वो पुलिस वाले उनकी फैमिली को इस घर को छोड़कर जाने का दूसरी जगह मशवरा देते हैं, और ऐसा होता भी है दोस्तों। कुछ दिनों के बाद वो लोग वापस किसी और जगह शिफ्ट हो जाते हैं, जहाँ पर ये सारी जो भी एक्टिविटी थी सामान्यता नहीं होती हैं, खुशहाल परिवार रहने लगता है। लेकिन पुलिस के लिए कहीं ना कहीं आज भी ये सोचने वाला केस बना हुआ था। आज भी दोस्तों अगर आप चाहेंगे, गूगल करना चाहेंगे, तो वेलकास केस के नाम से इस केस को जाना जाता है। दोस्तों अगस्त 25, 2017 को वेरोनिका नामक फिल्म इसी सच्ची घटना पे आधारित है और बनाई गई थी। नेटफ्लिक्स पे ये आई हुई फिल्म बताते ऐसा हैं कि इस फिल्म को कोई पूरा देख नहीं पाता। हालांकि डरना स्वाभाविक है, लेकिन फिर भी इसकी वजह से डर इतना ज़्यादा इस मूवी में दिखाया गया है कि आप शायद पूरी मूवी देख नहीं पाएंगे। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये मूवी पूरी देखी है? दोस्तों आज की हमारी ये जो कहानी थी, ये कहानी आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। और आपने कभी कोई इंसिडेंट ऐसा फेस किया है जो पैरानॉर्मल से जुड़ा हुआ हो, ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर आपको कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन कर लें। हमारा वीडियो का आने वाला हर नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुँचेगा। नमस्कार, धन्यवाद।